सत्येन, ललित, माया, क्रांति, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस सब का मतलब क्या है? पहले मुझे कहा गया बंदानिया जाना है। एयरपोर्ट पहुंचता हूं तो टिकट बंबई के मिलता है। बात क्या है? आप बैठिए। मैं आप बैठने नहीं आया हूं। आप बैठिए तो सही पापा, प्लीज। वो मुझसे क्या राज छुपाया जा रहा है? ये तो बतलाता नहीं है। तुम कुछ बताओ। ललित कहाँ है? जी वो बल्दानिया गया है माँ के पास। हाँ, याद आया। आगे बोलो। तामली ने 2 किडनैपर्स पकड़े, उसके साथ ही उसे बल्तानिया लेके गए ताकि वो बाकी 2 किडनैपर्स को पहचान सके। और पहचान लेंगे तो चंद्रलेखा उन्हें गोली मार देगी। या ललित, है ना? वो एग्जैक्टली क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर उनका इरादा इंतकाम का जरूर है। और ऐसे में तुमने मुझे यहां बुला लिया? वो वहां बेवकूफी करने गए हैं और मैं यहां हाथ पर हाथ रखकर बैठा उनका इंतजार करूंगा? पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे हालात में हम आपको वहां कतई नहीं जाने दे सकते थे। चंद्रलेखा को तब से ही एक बात खाई जा रही थी कि इलाज सिंघानी ने ललित के लिए पैसे क्यों दिए। चंद्रलेखा जोगी से इंतकाम लेने नहीं गई है, वो इलाज सिंघानी से हिसाब बराबर करने गई है। क्या मैं समझता नहीं हूं? बाबूजी, आपने अच्छा किया कि आप यहाँ आ गए। हम सबको आपकी बहुत जरूरत थी। और उन्हें वहां मेरी जरूरत नहीं होगी। वो वहां अकेले नहीं है। तो और कौन है वहां? इला सिंघानी। और आप ही कहते हैं ना कि वो अजमेराज की बहुत केयर करती हैं। पापा, माँ को ये जंग लड़ लेने दीजिए। फिलहाल इस घर को आर्मी का बेस कैंप समझिए। जैसे कुछ सिपाही मैदान जंग में लड़ाई करते हैं और कुछ बेस कैंप में हार जीत, इलाज और सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं। तुम ज्यादा सुकरात बनने की कोशिश मत करो। पापा, अब अगर हम वहां के लिए रवाना हुए तो हमारे वहां पहुंचने तक जो होना होगा वो तो हो ही चुका होगा ना पापा? बाबूजी, ललित यहाँ नहीं है, माँ जी भी यहाँ नहीं है। कम से कम आप तो यहाँ रहे। मेरा मन कहता है कि वहाँ कोई अनहोनी नहीं होगी बाबूजी। हाँ पापा, कुछ नहीं होगा। इला, आदमी का सही ज़र्फ तब पता चलता है जब उसका नाम, उसकी दौलत, उसकी ताकत, उसकी शोहरत की बैसाखियां उससे छीन ली जाएं और उससे सही फैसला करने के लिए कहा जाए। इला, तुम सही फैसला करोगे, तुम सही कदम उठाओगे। प्रूव इट इला, प्रूव इट। जुम्मा खां, माँ और मैं तुम्हारी बात का विश्वास करते हैं, लेकिन इला सिंघानी इन्हीं के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती है। बको या मरो। आपसे पहले भी 3 बार कह चुका हूं, जिसे मैंने एक लड़के के साथ देखा, एक औरत के साथ देखा, हो जोगी है, जोगी है, जोगी। वो कौन है? प्रिंस? वो प्रिंस है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वो वही है जिसने कितने की साजिश रची थी और आपसे हीरे वसूल किए थे। लेकिन इसका क्या भरोसा है कि ये मार के दर्द से बचने के लिए झूठ नहीं बोल रहा हूं? झूठ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि दोनों ने अलग अलग बार प्रिंस को देखा है और उसे जोगी ही कहा।
वो जो वहां अधमरा पड़ा हुआ है, उसने भी 3 बार प्रिंस को देखा और तीनों बार उसे जोगी ही कहा। इनका क्या करना है वो तुम जानो। प्रिंस, तुम भाग्य या किस्मत को मानते हो? मानता हूं, मगर उस भाग्य को, उस किस्मत को जिसे इंसान खुद बनाता है, जैसे मैंने बनाया या फिर तुमने बनाया। मैंने तो कभी कुछ नहीं बनाया। ये होटल बन जाए तो मुझे लगेगा कि ताजमहल की तरह ये होटल भी हमारी मोहब्बत की यादगार बन जाए और आने वाली नस्लें इसे देख के हमें याद करेंगी। यही मेरा सपना है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये ताजमहल जरूर बनेगा। तुम इतने खामोश क्यों हो? देखो भुवनेश, इंतजार में हवा भी थम गई है। इंतजार खत्म होने को है। बहारों की खुशबू झोली में लिए हवा का झोंका आने ही वाला है। ललित अजमेरा। वेलकम मैडम, मेरे गरीब खाने में आपका स्वागत है। प्रिंस, इनसे मिलो। मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ और आप मेरी पार्टनर हैं। पार्टनर? हमारे इस होटल प्रोजेक्ट में कोई और भी पार्टनर है? मैं ये नहीं जानता। प्रिंस, 30 करोड़ के प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर्स तो होंगे ही, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे शेयर में पार्टनर होंगी, तुम्हारे शेयर में नहीं। मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ। उम्मीद है तुम्हारे पेपर्स भी तैयार होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आइए ना। मेरा भाई और पार्टनर, आपके हिस्से का नहीं, मेरे हिस्से का पार्टनर। Good. Thank you, Mr. Jogi. ये क्या मजाक है माँ?
ये मजाक नहीं, तुम्हारे प्रिंस की हकीकत है। प्रिंस, कह दो ये सच नहीं है, प्लीज। इससे क्या पूछती हो? इसका सच यही है कि इसकी शैतानी दिमाग ने ये साजिश बनाई, किडनैपिंग की और हीरे हासिल किए। जो कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुमने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों की? इतिहास ने हमारे साथ जुल्म किया। बदला लेने के लिए मैंने वर्तमान का बलात्कार किया। अपने लालच और अपनी निष्ठा को ये फिलॉसफी का रंग दे रहा है। मेरा सवाल कुछ और था। कामयाबी हासिल करने के बाद तुम वापस क्यों आए? सोनाली के लिए? नहीं, ईला सिंघानी के लिए। सोनाली आपके पक्के मकान की वो कच्ची ईंट थी जिस पर पांव रखकर मैं आप तक पहुंचा। सोनाली जैसी लड़की जरिया तो हो सकती है, लेकिन मंजिल नहीं। रोहित, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? जिस्म में 364 हड्डियां होती है। हर हड्डी तोड़ी जा सकती है। वो आंखें जिन्होंने हमारे बच्चों की तरफ बुरी नजर से देखा, वो आंखें फोड़ी जा सकती है। वो हाथ जिन्होंने सोनाली को छुआ होगा, वो हाथ तोड़े जा सकते हैं। वो जबान जिससे तुम हमें फोन पर धमकियां दिया करते थे, वो जबान तराशी जा सकती है। बोलो, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? मुझे मिसेस अजमेरा का मालूम नहीं, मगर मुझे तुम जैसे इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। जुआ खेलना ही है तो बाजी में सब कुछ लगा देना चाहिए। तुमने लगाया सब कुछ, मगर तुम हार गए। इस वक्त तुम्हारे जिस्म में जो कपड़े हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं। अभी अभी बल्दानिया स्टेट मेरी हो गई। वो हीरे जो तुमने मुझसे हासिल किए थे, उन्हीं को बेच के मुझे पैसे लौटा दिए। मिसेस अजमेरा ने जो कहा, वो सब तुम्हारे साथ किया जा सकता है, और शायद हो कि किया भी जाए, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मौत की सजा बहुत सस्ती सजा होगी। इसीलिए तुम जियोगे। दर्द, अपमान, मजबूरी क्या होती है, ये सिर्फ जिंदगी में महसूस होता है, मौत में नहीं। बल्दानिया में नहीं, दुनिया के किसी कोने में भी तुम जी नहीं पाओगे। मैंने तुमसे तुम्हारी भविष्य भी छीन ली है प्रिंस। तुम कहीं भी जाओगे, मेरे लोग मौत के साए की तरह तुम्हारे पीछे रहेंगे, दुनिया को तुम्हारी असलियत बताने के लिए। आज के बाद तुम एक जिंदा लाश हो, लाश। और अब तुम्हारे साथ उस दिन मुलाकात होगी जब इस लाश को जलाया जाएगा। चलिए मिसेस अजमेरा।
वेलकम। सिंघानी परिवार अजमेरा परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। मुझे खुशी है कि दो परिवार इस तरह जुड़कर बैठे हुए हैं। हर काले बादल के पीछे एक सुनहरी किरण होती है। सुख और दुख एक ही लड़ी में पिरोए हुए दो मोती हैं। पहचान के लिए एक को काला कह लीजिए और एक को सफेद। काले को उठाएंगे तो सफेद मोती साथ में लटका हुआ आएगा। सफेद को उठाओगे तो काला भी कुछ दूर नहीं है। ईला सिंघानी बात करे और उसमें पहली ना हो, ये हो ही नहीं सकता। खुली आंखों से देखने वाला आदमी ये नहीं कहता कि नजर तो आ रहा है मगर साफ साफ कल देखूंगा। क्या ये बात साफ नहीं है कि हम दो दुश्मन खानदान एक दूसरे के करीब आ गए हैं? इस संकट, इस मुसीबत, इस ट्रेजेडी की वजह से। मैं इसी को सुनहरा किनारा कहती हूँ। आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। इतना यकीन रखिए मिसेस ईला सिंघानी, मैं यहाँ मजबूरी में बैठा हूँ। जतिन बेटे, मजबूरी का दूसरा नाम रिश्ता होता है। और जो रिश्ते तुम्हारे पैदा होने से पहले बन चुके थे, उन रिश्तों से तुम बच पाओगे क्या? इसीलिए तो पापा नहीं आए। मैंने चंद्रलेखा के परिवार को बुलाया था, हसमुख अजमेरा के परिवार को नहीं। ये सारा परिवार बाबूजी का ही है, माँ जी का नहीं, क्योंकि माँ जी भी उन्हीं के परिवार से हैं। चंद्रलेखा, बहुत खुशी होती है जब बच्चे अधिकार जताते हैं। जतिन, ललित, संजीत, रोहित, खुशी का पल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि अब सिंघानीज और अजमेरास मिलकर भविष्य का सपना साकार करेंगे। वो सपना जिसका नाम सिलिकॉन प्रोजेक्ट है। वो सपना मेरा है। मानती हूं कि बीज तुमने बोया था, मगर ये क्यों भूल जाते हो कि पौधे की सिंचाई, कटाई, छटाई और देखरेख हम सब मिलकर करेंगे। और जाहिर है कि पेड़ के फल पर हम सबका अधिकार होगा। और वैसे भी कुछ भी बांट कर खाया जाए तो उसका मजा और भी बढ़ जाता है और छिन जाने का खतरा भी नहीं रहता। मिसेस सिंघानी, सफेद रंग की गाड़ी नंबर 4464 आपकी है? मैं अपनी गाड़ियों के नंबर याद नहीं रखती। लेकिन पुलिस कभी भूलती नहीं। वो गाड़ी हमारी है, तो क्या हुआ? वो गाड़ी क्योंकि आपकी है, इसलिए आपको बलदानिया के प्रिंस उर्फ जोगी के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। नॉनसेंस! मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है। चंद्रलेखा, तुम जानती हो मैं बेकसूर हूं, फिर कसूर किसका है? हमारे परिवार में वो कौन सा इंसान है जिसने ये पाप किया और अब चुप के तमाशा देख रहा है? कौन सा सिंघानी, कौन सा अजमेरा?